राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा श्री एलसीदप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतगुदुरु शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आज 10वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले एक बहुत ही बढ़िया वीडियो क्लिप हम यहाँ पर देखकर आते हैं। चलिए। ईमानदार लक्कड़हारा। एक गांव में दो लक्कड़हारे रहते थे, एक बहुत ईमानदार और दूसरा कामचोर। दोनों लकड़ियां काटकर अपना घर चलाते थे। ईमानदार लक्कड़हारा सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने चल पड़ता। एक दिन जब वह सुबह सुबह जंगल में गया, वह जंगल में एक नदी के किनारे पेड़ के पास पहुंचा और उसे काटने लगा। अचानक उसकी कुल्हाड़ी पेड़ को काटते काटते पानी में जा गिरी। अरे ये क्या, मेरी कुल्हाड़ी, इसके बिना मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा? मेरे पास तो और कोई कुल्हाड़ी भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो। अचानक जल में से देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, तुम रो क्यों रहे हो पुत्र? माँ, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। रुको पुत्र, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस देती हूँ। देवी एक सोने की कुल्हाड़ी लक्कड़हारे को ला कर देती है। ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने एक और चांदी से बनी हुई कुल्हाड़ी निकाली और कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तुम इसे ले सकते हो पुत्र। नहीं नहीं माता, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत साधारण सी लोहे की बनी है। आप मुझे वह लौटा दीजिए। देवी ने तुरंत लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? लक्कड़हारे ने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ माता, यही है मेरी कुल्हाड़ी। पुत्र, तुम गरीब हो पर हो बहुत ईमानदार। तुम चाहते तो कोई भी कुल्हाड़ी रख सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम ये सारी कुल्हाड़ियां रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ईमानदार लक्कड़हारा खुशी खुशी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर पहुंचा और घर जाकर अपनी पत्नी को तीनों कुल्हाड़ियां देकर सारी घटना बताई। आलसी लक्कड़हारा उनके घर के नजदीक से गुजर रहा था, जिसने यह सारी बात सुन ली। अगले दिन ईमानदार लक्कड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी बेच दी और खुशी खुशी जीने लगा। लेकिन वह हर रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल में जरूर जाता। वह यह भूला नहीं। यह देख आलसी लक्कड़हारा हैरान हो गया और कहा, कितना बेवकूफ है ये। अमीर होने के बाद भी जंगल में चक्कर काट रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। चलो इसका पीछा करता हूँ। आलसी लक्कड़हारा उसका पीछा करता रहा और नदी के किनारे पहुँच जाता है। अच्छा, तो ये है वो जगह जहाँ से इसे सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ मिली। ईमानदार लक्कड़हारे के जाते ही आलसी लक्कड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी नदी में जानबूझकर फेंक दी और रोने लगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। नदी में से देवी प्रकट हुई। देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? लेकिन वह लक्कड़हारा अब लालची हो चुका था और उसने कहा, नहीं नहीं माता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है माता। फिर देवी ने सोने की कुल्हाड़ी निकाली और कहा,
क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है माता, यही है। देवी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम आलसी तो थे ही, अब लालची और झूठे भी बन चुके हो। जाओ यहाँ से, तुम्हें अब कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। यही तुम्हारी सजा है। आलसी लकड़हारा खाली हाथ अपनी बेवकूफी की वजह से घर लौट आया और अपनी कुल्हाड़ी खो बैठा। हाँ, तो फिर छात्रों, आप लोगों ने वीडियो क्लिप को देखा है ना? कैसा था? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसमें आप लोगों को इस वीडियो को देखने से क्या समझ में आया? हाँ, लकड़हारे की कहानी आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे ईमानदारी को यहाँ पे क्या है, उसका फल यहाँ पे मिलता है ना? तो ऐसे ही 10वीं कक्षा के लिए एक पाठ ईमानदारी से संबंधित है, तो उस पाठ को आज हम यहाँ पे देखेंगे। और उस पाठ का नाम है बसंत की सच्चाई। क्या है उस पाठ का नाम? बसंत की सच्चाई, जो विष्णु प्रभाकर जी ने इसको लिखा है। कौन है इसके लेखक? ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್. ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸಂತಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ. ಇದನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಖಕರು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಈಗ विष्णु प्रभाकर ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. है ना? विष्णु प्रभाकर जी के बारे में हम पहले परिचय पाएंगे या नहीं? हाँ, तो पहले इनका नाम है विष्णु प्रभाकर. क्या है इनका नाम? विष्णु प्रभाकर. ಇವರ ಹೆಸರೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? विष्णु प्रभाकर. इनका जन्म हुआ 21 जून 1921 में. 21 जून 1912, माफ कीजिएगा, 1912 में इनका जन्म हुआ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಜನ್ಮ 21 ಜೂನ್ 1912ರಂದು ಇವರ ಜನ್ಮ आगते. अब इनका जो जन्म स्थान है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है. ये क्या है? ये स्थान है. हाँ, यह जो है इनका जन्म स्थान है. तो इनका जन्म स्थान है मीरापुर, जो जिला मुजफ्फरनगर में है. कहाँ है ये? मीरापुर मुजफ्फरनगर जो जिला है वहां पे है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला में मीरापुर नामक के गांव में किसका जन्म हुआ? विष्णु प्रभाकर जी का जन्म हुआ. विष्णु प्रभाकर ಅವರ ಜನ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಫ್ಫರ್ನಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯ मीरापुर ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. और इनके माता पिता हैं. इनकी माता का नाम है महादेवी और पिता है दुर्गा प्रसाद. ಇವರ ತಾಯಿ ಮಹಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಯಾರು? विष्णु प्रभाकर. और इनकी पत्नी का नाम है सुशीला. इनकी पत्नी का नाम क्या है? सुशीला. और इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त की है प्रभाकर व हिंदी भूषण संस्कृत में प्रज्ञा है और बीए अंग्रेजी में इन्होंने किया है. ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಭೂಷಣ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭೂಷಣ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ में एक प्रज्ञा थे. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಇವರು बीए ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. समझ गए ना? और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि. यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ आवारा मसीहा. ಯಾವುದು? आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है. धरती अब भी घूम रही है. युगे युगे
क्रांति, गृहस्थी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. इनकी प्रमुख रचನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ऐसे महान व्यक्ति को बहुत सारे पुरस्कारों से यहाँ पे सम्मानित किया गया है. तो वे पुरस्कार है पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, मूर्ति देव सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार. कौन कौन से पुरस्कार? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, मूर्ति देव सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ 21 ಜೂನ್ 1912 ಇವರು ಜನ್ಮವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ? मीरापुर यानी कि मुजफ्फरनगर जिला जो है उत्तर प्रदेश में, वहां के मीरापुर में इनका जन्म हुआ. माता है महादेवी, पिता कौन है? दुर्गा प्रसाद जी हैं और इनकी पत्नी का नाम है सुशीला. फिर इन्हें शिक्षा के बारे में मैंने बताया, प्रभाकर व हिंदी भूषण और साथ ही साथ संस्कृत में प्रज्ञा, बीए जो अंग्रेजी में इन्होंने की है. और इनकी प्रमुख रचनाएं आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. और इन्हें पुरस्कार मिले हैं पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, मूर्ति देव सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार. इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित कौन है? विष्णु प्रभाकर जी का आप चित्र देखे हैं? हाँ, ये देखिए कौन है? ये विष्णु प्रभाकर जी है. देखा आपने चित्र है ना? हाँ, तो इनकी मृत्यु हुई कब? हाँ, 11 अप्रैल 2009 11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2009ರಲ್ಲಿ ಇವರ ನಿಧನ ಆಗತ್ತೆ. समझ गए ना छात्रों? ಇವರ कवि परिचय ಗೊತ್ತಾ? लेखकर परिचय ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? हाँ, तो फिर छात्रों हम लोगों ने क्या देखा? लेखक का परिचय यहाँ पर हमने देख लिया. विष्णु प्रभाकर जी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली. तो इस पाठ को पढ़ने से पहले इसमें आए कुछ नए शब्दों का परिचय हम यहाँ पे पाएंगे, है ना? तो शब्दार्थों में हम देखते हैं कि पहले यहाँ पे दिया गया है राह. राह का अर्थ है यहाँ पे रास्ता यानी मार्ग. कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं? रास्ते अथवा मार्ग उसको बोलते हैं. और दूसरा है यहाँ पे दिया सलाई. क्या है वो? दिया सलाई, जैसे कि अंग्रेजी में मैच स्टिक बॉक्स बोलते हैं, है ना? मैच स्टिक्स के जो बॉक्स आते हैं उसको दिया सलाई कहा जाता है. जैसे कि कन्नड़ में बेंकी पट्टना बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको कन्नड़ में? बेंकी पट्टना बोलते हैं. और तीसरा है यहाँ पे छलनी. तीसरा शब्द क्या है? छलनी. तो छलनी का अर्थ है जालीदार छोटा उपकरण. जालीदार छोटा उपकरण. जैसे कि हम कन्नड़ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बोलते हैं ना? हाँ, वो है. अब चौथा है एक आना. एक आने का अर्थ है यहाँ पे 6 पैसे. कितने पैसे? 6 पैसे. एक आना, इसका अर्थ क्या हो गया? 6 पैसे. ಒಂದು ಆಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 पैसे ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. फिर रुआसा. रुआसा का अर्थ है यहाँ पे रोने जैसा. रोने जैसा रुआसा. ಅಳುಮುಖದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಅಳುಮುಖದ ಅಂದ್ರೆ ಅಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚेहರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾ, और छठा है यहाँ पे ग्वाला. ग्वाला का अर्थ है अहीर. ग्वाला का अर्थ क्या है? अहीर यानी कि गोल्ला, है ना? दूध बेचने वाला जो होता है उसको अहीर कहते हैं, गोल्ला. हाँ, ओंट भींचना. ओंट भींचने का अर्थ है यहाँ पे दर्द सहन करना, ನೋವನ್ನ ಸಹಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ತುಟಿಯನ್ನ ಕಚ್ಕೊಳ್ತಾ ನೋವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನುಂಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಓಂಟ್ भींचना ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. समझ गए ना? ओंट भींचना का अर्थ है दर्द सहन करना. दर्द सहन करना ये एक मुहावरा है. और 8वां है फेरी वाले. फेरी वाले का अर्थ यहाँ पे
फिर के सामान बेचने वाले व्यापारी, घूम फिर के एक जगह नहीं बैठते दुकान लगा के, है ना, या ठेला है या टोकरी है, इसमें डाल के अपनी वस्तुओं को क्या है डाल के क्या करते हैं उसको बेचा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं फेरी वाले बोलते हैं। तಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಯಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ನಾವು फेरी वाले ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। समझ गए ना? हाँ। और नवा शब्द है भुना लाना। भुना लाने का अर्थ है यहाँ पे बड़े सिक्के को चिल्लर या छुट्टे के रूप में बदलना। बड़ा सिक्का ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನೋಟನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟನ್ನ ನಾವು ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗುಣಾಲಾನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ? हाँ उसी तरह जैसे जो बड़ा नोट होता है या सिक्का होता है उसको क्या करना है चिल्लर, चिल्लर के रूप में उसको लाना ही क्या है गुना लाना होता है। ओ सारा 10वां शब्द क्या है ओ सारा। ओ सारा का अर्थ है बरामदा। कहां सुना है हमने ये शब्द बरामदा? कहां सुना है? हाँ गिल्लू पाठ में सुना है ना। बरामदा का अर्थ है घर के आगे का भाग, मने या मुंभागा, मने या मुंभागा जो होता है उसको बरामदा कहते हैं, यानी कि ओ सारा, ओ सारा। और ये ओ सारा जो शब्द है 9वीं कक्षा में भी आपने सुना है। कहां पे? हाँ कहां पे? भीम और राक्षस पाठ में, है ना। हाँ वहां पे भी हमने वो सारा शब्द को देखा है। और 11वां शब्द है यहाँ पे शक्ल। शक्ल का अर्थ है स्वरूप, आकृति। स्वरूप या आकृति, ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಕಾರವನ್ನ ಶಕ್ल ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। और 11वां शब्द है यहाँ पे व्यग्रता। व्यग्रता का अर्थ व्याकुल या उद्विग्न या बेचैन, है ना। ವ್ಯಗ್ರತೆ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। आई थिंक बच्चों मैं समझता हूं कि आप लोगों को जो नए शब्द यहाँ पे दिए गए इस पाठ में उसको आपने समझ लिया होगा, है ना। हाँ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನೀವು शब्दार्थಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ पदಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ, है ना। नए शब्दों के जो अर्थ थे उसको समझ लिया। अब यह जो पाठ है कौन सा है वो ये जो एकांकी है, एकांकी में इस एकांकी में 3 दृश्य हैं। बसंत की सच्चाई जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो इसमें पात्र जो परिचय हम देखते हैं यहाँ पे 3 यहाँ पे पात्र हमने 4 पात्र यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे पहला यहाँ पात्र परिचय में देखिएगा बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का, एक गरीब शरणार्थी लड़का। और दूसरा है प्रताप बसंत का छोटा भाई। प्रताप कौन है? बसंत का छोटा भाई है। और तीसरा जो है यहाँ पे पंडित राजकिशोर। कौन है? पंडित राजकिशोर जी जो है ये एक नेता हैं, ये एक मजदूरों के नेता हैं। और एक यहाँ पे पात्र है जैसे कि डॉक्टर, है ना, तथा 2 राह चलते व्यक्ति। तो यहाँ पे पात्रों को मैंने बता दिया। हाँ पहले जो एक है यहाँ पे बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है, और दूसरा हमने देखा है यहाँ पे प्रताप जो बसंत का छोटा भाई है। ಒಬ್ಬ ಬಸಂತ್ ಅವನು ಬಡವ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ। ಎರಡನೆಯದು ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಬಸಂತನ ತಮ್ಮ। ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡ। ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೋಕರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಾರಿ ಹೋಕರು ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? हाँ तो फिर पाठ को किस तरीके से पढ़ा जाता है मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़कर आपको बताता हूँ, देखिएगा। हाँ देखिएगा इधर देखते हैं पृष्ठ संख्या 42 में बसंत। छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, कोई
उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरधारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। वे मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर हैं। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। बसंत, साहब बटन लीजिए, देसी बटन, साहब दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। बसंत, साहब छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। राजकिशोर, मुझे नहीं चाहिए। बसंत, बटन। राजकिशोर, नहीं। बसंत, दिया सलाई। राजकिशोर, नहीं नहीं। बसंत विनम्र स्वर से बोलता है, साहब एक छलनी लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। राजकिशोर, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूं? बसंत, अच्छा आप 6 पैसे। राजकिशोर, ओहो, कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर इस तरीके से पाठ को पढ़ा जाता है। अब हम ये पहले जो यहाँ पे जो पहला दृश्य कहाँ घटता है, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, इसको देखते हुए इस पाठ को हम समझेंगे। देखिएगा, पहला जो दृश्य है यहाँ पे मंच के ऊपर, मंच पे ये हो रहा है। तो पहला दृश्य जो है नगर का, बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य है। नगर में बाजार जो है, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರತೀಕಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೇರಿವಾಲೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ರಿ ಸಾಮಾನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ರಿ, ಇವ್ರು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ उसमें से उन्हीं के बीच एक लड़का नंगे पैर फटे कपड़े पहने हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उन्हीं में से, इतने लोगों में से एक लड़का जो नंगे पैर है, उसके पाँव में चप्पल नहीं है, नंगे पैर, बेतले काल और फटे कपड़े पहना है। उसके कपड़े कैसे हैं? फट गए हैं, हर होಗಿದೆ। हाथ में सामान लिए, ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು भागता हुआ आ रहा है। कैसे आ रहा है? भागता हुआ आ रहा है। हाँ, उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಸರಿಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ। उसकी उम्र कितनी है? लगभग 12 साल की है, 12 वर्ष है। उसका नाम है बसंत। उसका नाम क्या है? बसंत। वह पुकार रहा है। वो क्या कर रहा है? पुकार रहा है। हाँ, ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನಂತ? हाँ, ಅದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಅಲ್ವಾ? बसंत, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। हाँ, ಜರಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। उसी समय वहां से एक आदमी गुजरता है जो खद्दरधारी है। खादी, जो हम कन्नड़ में खादी बट्टे बोलते हैं ना, हाँ, उसको पहना एक आदमी वहां से जा रहा है। उनका नाम है पंडित राजकिशोर। वो वहां से जाते हुए नजर आते हैं। तो बसंत क्या करता है? उनसे विनम्र स्वर से उनसे पूछता है, साहब बटन लीजिए, दिया सलाई लीजिए, है ना? हाँ, और क्या बोलता है वो? छलनी लीजिए, दूध छानिए। ऐसे उनसे विनम्र स्वर से वो क्या करता है? विनती करता है। लेकिन उन्हें वो नहीं चाहिए, तो बार बार क्या करते हैं? मना करते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए बोलते हैं। फिर भी उनको इतना मनाता है कि वो लेने पर विवश हो जाते हैं। ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। लेकिन उनके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो छलनी का दाम क्या है? यहाँ पे 2 आना है। छलनी का दाम कितना है? सिर्फ 2 आना है। साहब आप ले लीजिए, ऐसे वो बोलता है। तो वो उनके पास छुट्टे पैसे नहीं होते, चिल्लर पैसे उनके पास नहीं होते। तो वो क्या करते हैं? उसको 1 रुपये का जो नोट है वो देने से पहले उसको क्या करते हैं? पैसे वो 2 पैसे उसे देने के लिए जाते हैं। क्योंकि वो बोलता है कि एक छलनी बेचने से उसे 2 पैसे वहां पे बचते हैं, है ना? ಒಂದು ಜರಡಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ರೆ
ಅವನಿಗೆ 2 ಪೈಸೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು 2 पैसे ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. वो क्या कहता है, नहीं साहब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं भीख नहीं लूंगा. देखिए वो कैसे बोलता है, मैं भीख नहीं लूंगा, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆನ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 2 पैसे ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚಲನೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 1 ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು, ಹಾ 1 रुपये का नोट है आप दे दीजिएगा, मैं उसे भुना लाता हूँ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವನಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನು मार्केट हत्र ಅದನ್ನ चेंज ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, है ना. हाँ तो वहाँ पे वो जाते हैं. देखिएगा, बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है, राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं. हाँ, और उन्होंने वेट ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, वो उनको उसका इंतजार कर रहे हैं. वो बताता है कि फलक झपने में अभी अभी जाकर अभी आया, ऐसे वो बोलकर वहाँ से बाजार से वो घर से यहाँ से बाजार की ओर चले जाता है. हाँ, जाकर देखिएगा 15 धीरे धीरे वहाँ पे एक वहीं पे खड़े हैं उसके इंतजार में. धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं. जैसे जैसे समय बीतता है उत्सुक होकर बाजार की ओर वो देखते हैं, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, ऐसे देखते हैं, लेकिन वो अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा. फिर हाँ 15 मिनट हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि अब ये लौट कर नहीं आएगा. 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನಂತ, ಓಹೋ ಇವನೇ ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮೇಲೆ 2ನೇ ದೃಶ್ಯ ಈಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. तो दूसरा दृश्य यहाँ पे ऐसा है, वो है कि यहाँ पे स्टेज पर जरा सा परिवर्तन करते हैं. एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, एक साइड में किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है. हल्का सा शोर है. अब बाजार में जो जोर जोर से शोर हो रहा था, हल्ला मच रहा था, वैसा यहाँ पे नहीं है. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಸಂಧ್ಯಾ हो गई है, ಈಗ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾ ಲೋಕ की ओर लौट रहे, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಈಗ ಮುಗಿತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अंतरली उस समय एक दुबला पतला लड़का जो लगभग 10 साल का है, कितने साल का है, 10 साल का एक छोटा दुबला पतला लड़का वहां से उस ओर से आता है. वो भी नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, ಅವನು ಕೂಡ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ಟೆ ಅವನು ಕೂಡ ಹರಿದೋಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಶಕ್ಲ್ ಬಸಂತ್ ಕೆ ಜೈಸಿ ಹೈ, ಅವನ ಮುಖಚರ್ಯೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುಡುಗ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಬಸಂತ್ ಅಂತ, ಅವನ ತರನೇ ಇವನ್ ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. वह उसका छोटा भाई प्रताप है. कौन है ये लड़का, बसंत का छोटा भाई प्रताप है. बसंतना स्मॉल ब्रदर ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅವನು ಯಾರು, ಈಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನಂತ. ಹಾ ಪ್ರತಾಪ್, क्यों जी किशनगंज यही है. ಹಾ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ರಿ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಇದೇನಾ. ಹಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾ पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ पंडित राजकिशोर ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, कौन राजकिशोर, ಯಾರು ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. जो लेक्चर देते हैं, ಓ ಅವ್ರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. मजदूरों की बस्ती में जाते हैं, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ನಹಿ ಜಾನ್ತಾ ಆಗೆ ಪೂಛು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳು. तो प्रताप आगे बढ़ जाता है और दूसरों से पूछताछ करता है. तो और एक आदमी वहां पे राहगीर है, रास्ते में जाने वाला, उनसे पूछता है, क्यों पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं, पंडित राजकिशोर ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ऐसे पूछने से वो बताते हैं, कौन पंडित राजकिशोर, ओ जो वे मजदूरों के नेता हैं, ओ ಅವರಾ मजदूर ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಖಂಡರಿದಲ್ಲ ಅವರಾ. ಹಾ ಪ್ರತಾಪ್, ಹಾ ಹಾ ವೇಹಿ, ಹೌದು ಹೌದು ಅವರೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ दूसरा व्यक्ति जो है वहां पे इशारा करके, इशारा में सन्ने ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಂತ. ಹಾ ಉದರ್ देखो वह नीला पर्दा है ना, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ನ ಒಂದು पर्दा ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾ ಹಾ प्रताप बोलता है, हाँ हाँ दिखाई दे रहा है. दूसरा व्यक्ति जब बोलता है वो बस वे वहीं रहते हैं. हाँ ಅದೇ ಅವರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದಾಗ जब वो बताने के बाद ये क्या करता है प्रताप, किशनगंज में राजकिशोर जी
किशनगंज में राजकिशोर रहते हैं, तो वहां पे गया, जाकर उनके घर के पास वो पुकारता है। कैसे पुकारता है? हाँ, जाकर पंडित राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, ऐसे वो पुकारता है। पुकारने के बाद अंदर से आवाज आती है, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं, आ खिड़किಯಿಂದ इनकी ನೋಡ್ತಾರೆ, कौन? हाँ, खिड़की से झांक कर देखा। क्यों भाई, क्या बात है? ಏನಪ್ಪಾ, ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ऐसा पूछने से प्रताप बोलता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। हाँ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾನೆ। ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूं। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? हाँ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ? हाँ, ಬಂದೆ ತಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ बोलता है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಛಲನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಅವನು, हाँ हाँ हाँ, मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी। ಹೌದು ಹೌದು, ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಂದ ಒಂದು ಜರಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ। ₹1 का नोट दिया था, ಅವನ ಹತ್ರ ₹1 ನೋಟನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ। प्रताप वह नोट भुनाने गया था, लेकिन भुनाकर वापस लौटते समय मोटर के नीचे उसके पैर आ गए और उसके दोनों पैर कुचले गए, ऐसे वो बोलता है। और वापस चिल्लरे मಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನ ಎರಡು ಕಾಲು ಮೋಟರ್ ವಾಹನದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। राजकिशोर क्या कहते, आश्चर्य से मोटर उसके ऊपर से निकल गई। ಅವನ ಮೇಲಿಂದ ಮೋಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗಿರ್ತಾ है, ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ನಿಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, हाँ ಹಾಗಾದ್ರೆ वो पूछता है, तो फिर अब वो कैसा है? हाँ, वो बेहोश होकर गिर गया था, उसके सामान वहाँ पे बिखरे हुए थे, अब वो बेहोश था, तो हमें बहुत कठिनाई के साथ उसको हम वहाँ पे घर ले गए, ऐसे बोलते हैं। हम अहीर टीला में भीखू अहीर के यहाँ रहते हैं, ऐसे वो बताता है। तो तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? ऐसे पूछने से बोलता है, हमारे माता पिता दंगों के समय में मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे बोलते हैं। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಭೀಕು ಅಹೀರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಹೀರ್ टीला ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ರಾಜಕಿಶೋರ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯಥೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, हाँ चलो हम अहीर टीला चलते हैं, ನಿನ್ನ ಬ್ರದರ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಡಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಮತ್ತು ಇವರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, हाँ मुझे मेरे भाई ने जब होश आया तो उसने 14.5 आने आपके छुट्टे पैसे लौटाने के लिए कहा। ನೋಡಿ, ಅವನು ಎಚ್ಚರವಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ 14.5 ಏನ 14.5 ಆನೆ 14.5 ಆನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ऐसे बातें करते करते क्या करते हैं, वो अहीर टीला जाने के लिए पहुंचते हैं। तो जब वो अहीर टीला जाने के लिए ये करते हैं, तो अपने नौकर जो है, कौन है उसका नौकर, अमर सिंह से कहते हैं, ओ अमर सिंह जल्दी से डॉक्टर को ले आना, कहना कि एक लड़के के पैर जो है कुचले गए हैं, मैं अहीर टीला जा रहा हूँ, तुम भी उनको वहीं ले आना, ऐसे बोलकर वो वहां से जागते हैं। जाने से अमर सिंह क्या करता है, हाँ मैं लेकर आता हूँ, अब अहीर टीला मैं उनको लेकर आता हूँ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಹೀರ್ टीलाಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಇವರು ಆ ನೌಕರನಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ। ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, है ना। तीसरा दृश्य जो है वो प्रताप का ओसारे का घर है ना। प्रताप का जो घर है वहाँ पे छोटा सा वो है, जमीन पर दरी बिछी है, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, उसके ऊपर बसंत लेटा हुआ है, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। रह रहकर दर्द से कराह उठता है, रह रहकर ತುಂಬಾ ಅವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋವಿನಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। दर्द से कराह उठता है ना। तो फिर पंडित राजकिशोर का प्रवेश वहां पे होता है। तो देखिएगा, प्रताप यह रहा साहब, ये देखिए मेरा भाई साहब, ये रहा, ऐसे वो बोलता है। हाँ राजकिशोर, अरे यह तो जमीन पर लेटा है, अप्पा याके यूं ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ। बसंत चकित होकर आप आए हैं,
अब बसंत बोल रहा है आप आए हैं नीव बन रही है राजकिशोर हाँ कहाँ चोट लगी है बेटा तोर्सु ಎಲ್ಲಿ गाय आएगी निनगे तोर्सु हाँ कहाँ चोट लगी है देखो दिखाओ बेटा देखूं मैं इसको वो क्या कहते हैं देखते हैं राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं किसी ने फर्स्ट एड कर दिया है जब वो टांग उसकी देखते हैं तो उसका फर्स्ट एड वहाँ पे हो चुका है उनका ನೋಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ छूते ही ये क्या कहता है चीख उठता है ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋವಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಸಂತ್ ಓಟ್ ಬೀಚ್ಕರ್ ಖೀಂಚ್ತಾ है ತುಟಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಆ ನೋವನ್ನು ಒಳಗಡೆನೆ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ फिर इतना होने के बाद अब ये जो वहाँ पे लेटा है वो बोलता है मैंने आपके 14.5 आने लौटाए थे भाई को भेजा था तो वो क्या बोलते हैं वो सब छोड़ दो अब तुम सिर्फ वहाँ पे लेटे रहो डॉक्टर आने वाले हैं और उनसे तुम्हारा जो इलाज यहाँ पे हम करवाएंगे मेरे पास पैसे नहीं है मैं बहुत गरीब हूँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं बहुत गरीब हूँ ऐसे वो बोलता है ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಡವ ಯಾಕೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆದ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ 14.5 ಆನೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವರು ನೀನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಡ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ फिर देखिएगा डॉक्टर का वहाँ पे प्रवेश होता है अब डॉक्टर आने के बाद ये क्या करते हैं डॉक्टर उसको चेक करते हैं देखते हैं देखने से पता चलता है कि एक टांग उसकी अच्छी है और दूसरी टांग जो है वो उसका स्क्रीनिंग करके देखना पड़ेगा वो बोलते हैं फिर उसको इंजेक्शन भी वहाँ पे लगाया जाता है ಈಗ डॉक्टर उन कालನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದೋಗಿದೆ ಹಡ್ಡಿ उसकी टूट गई है तो स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು एक्सरे अथवा ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ फिर इसके बाद अब वो क्या कहते हैं अभी इसको अस्पताल ले जाना होगा डॉक्टर कहते हैं अभी उसको अस्पताल ले जाना होगा ಈಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ तब क्या कहते हैं पंडित राजकिशोर डॉक्टर साहब आप उसको देखते रहिएगा मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करके आता हूँ ऐसे वो जाते हैं जब तक मैं ना आऊँ आप यहीं रहिए ऐसे उसको उनको डॉक्टर को वो बोलते हैं ನಾನು ಬರೋ ತನಕ ನಾನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ तो वो जाने के बाद प्रताप की सहायता से डॉक्टर क्या करते हैं इंजेक्शन तैयार करते हैं और उसको इंजेक्शन देते हैं किसको हाँ बसंत को इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन देते समय ओंठ बीचता है और दर्द को सहता जाता है और भाई उसको देखता है डॉक्टर को भी देखता है अपने भाई को भी देखता है उसका दर्द देखकर इसको क्या होता है यहाँ पे इसको भी दुख हो रहा है ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೋವು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಥೆ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ तो फिर ऐसा होने के बाद जब पंडित राजकिशोर वहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं आप कैसा है ये तो वो बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब जैसे भी हो इसको इलाज करके इसको सही करना है क्योंकि ये गरीब सही है ये एक गरीब है लेकिन इसके अंदर एक दुर्लभ गुण है वो है ये ईमानदार है ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೆ ಇವನಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ಬಡವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಲಕ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ इस तरीके से यहाँ पे उसकी ईमानदारी और उसका स्वाभिमान के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं और साथ ही साथ इनका किसका राजकिशोर जी के जो मानवीय व्यवहार के बारे में भी यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं है ना बहुत बढ़िया कहानी है और इसकी कहानी के बारे में भी फिर आपको आगे बताऊंगा हाँ तो फिर हमें इतनी कहानी इतना सब सुनने के बाद हमें इससे क्या जानकारी मिलती है क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से वो है देखिएगा इससे सीख हमें मिलती है ईमानदारी की सीख मिलती है प्रामाणिकता है ना ईमानदारी यानी कि प्रामाणिकता की सीख मिलती है स्वाभिमानी की हमदर्दी की और साथ ही साथ मानवीयता की सीख हमें इस पाठ से मिलती है हमारे अंदर यह सब गुण होना चाहिए इंತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ हाँ तो फिर छात्रों आप लोगों ने कौन सा बसंत की सच्चाई पाठ में हमने बखूबी से जान लिया है तो फिर अब इसमें अलग अलग कुछ
व्याकरण अंश में यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले है यहाँ पे विलोम, विलोमार्थक शब्द यहाँ पे है, इनके विलोम शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहले कौन सा है यहाँ पे, क्या है, पीछे। तो इसका विलोम शब्द क्या है, पीछे। पीछे ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಹಿಂದೆ, ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಯಾರಿಗೋ आगे। हाँ, फिर दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा खरीदना, खरीदना ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು। हाँ, क्या है वो, बेचना, क्या है, बेचना। तीसरा लेना, हाँ, लेना का क्या विलोम शब्द, देना, लेना, देना। हाँ, फिर आना, जाना, बहुत बढ़िया बोले आप लोग, आना, जाना। हाँ, शांति, हाँ, क्या है, अशांति, शांति, अशांति। हाँ, अंत में क्या है, गरीब, गरीब शरणार्थी लड़का, गरीब भी बड़ा बा, तो इसका विलोम शब्द क्या है, हाँ, अमीर, अमीर है, गरीब, अमीर। तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द, है ना, पीछे, आगे, खरीदना, बेचना, लेना, देना, आना, जाना, शांति, अशांति, गरीब, अमीर। ये जान लिया ना। हाँ, फिर अनुरूपता वाले शब्दों को हम यहाँ पे अब देखेंगे, है ना। अनुरूपता वाले शब्द मैं बता दिया हूँ कि दो शब्दों का संबंध देकर तीसरे का हमें संबंध वहां पे कैसे बनाना है। हाँ, पंडित राजकिशोर किशनगंज, यानी कि पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं, किशनगंज में रहते हैं। तो बसंत कहाँ, हाँ, कहाँ पे, अहीर टीला, अहीर टीला, अहीर टीला, गंगरा हड्डी, अहीर टीला। हाँ, फिर दूसरा जो है यहाँ पे क्या है, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता। पंडित राजकिशोर क्या काम करते हैं, पंडित राजकिशोर कौन है, एक मजदूरों के नेता है। तो फिर बसंत क्या है, हाँ, क्या है वो, एक शरणार्थी लड़का, एक शरणार्थी लड़का। हाँ, फिर पंडित राजकिशोर मालिक, है ना, किसके मालिक है ये, अमर सिंह। तो फिर अमर सिंह क्या है, कौन है वो, हाँ, इनका नौकर, नौकर है ये। हाँ, फिर चौथा है प्रताप, छोटा भाई है, प्रताप बसंत का छोटा भाई है। तो वर्मा जी कौन है, कौन है वर्मा जी, डॉक्टर, कौन है वो, डॉक्टर, ये डॉक्टर है। हाँ, पथ के साथी, ये जो महादेवी वर्मा जी की रचना है, कौन सी, पथ के साथी महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो आवारा मसीहा किसका है, विष्णु प्रभाकर, कौन है, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर जी ने इसको लिखा है। समझ गए ना, पथ के साथी महादेवी वर्मा जी है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी है। अब देखिएगा यहाँ पे अब्दुल कलाम रामेश्वरम, यानी कि अब्दुल कलाम जी का जन्म स्थान कौन सा है, रामेश्वरम है। तो विष्णु प्रभाकर जी का कौन सा है, हाँ, कौन सा है वो, मीरापुर, कौन सा, मीरापुर। हाँ, तो अनुरूपता वाले शब्द हमने यहाँ पे लिखा, पंडित राजकिशोर किशनगंज, बसंत अहीर टीला, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, बसंत एक
रूप हम वहां पे लिखेंगे। तो पहला क्या है यहाँ पे, लड़का, क्या है वो, लड़का। लड़का का अन्य रूप क्या है, लड़की, लड़की। हाँ, दूसरा बच्चा, इसको क्या लिखना है, बच्ची, बच्चा, बच्ची। फिर तीसरा क्या है, पतला, पतली, पतला, पतली। पतला का अर्थ है टेढ़ू। हाँ, फिर थैला, चीला, थैला, थैली, थैला, थैली। हाँ, फिर साहब, साहिबा, साहब, साहिबा। अंत में कौन सा है, भाई, हाँ, बहन, भाई, बहन। तो ये हो गए हमारे लिंग रूप के, जो अन्य लिंग रूप हमें यहाँ पे बदल कर लिखना है, तो उसको हमने यहाँ पे देखा। हाँ, अब देखिएगा, मैंने आप लोगों को बसंत की सच्चाई पाठ पूरा यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो फिर अब इसको और भी अच्छा हमें एक वीडियो द्वारा हम इसको देख सकते हैं। हम जाकर अब एक वीडियो देखकर आते हैं। देखकर आने के बाद फिर मैं आपको एक कार्य यहाँ पे सौंपूंगा। ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಹೌದಲ್ವಾ? छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। साहब बटन लीजिए, देशी बटन। साहब दिया सिलाई लीजिए। नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका है, एक तो ले लीजिए। तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा। आप छन्नी ले लें। भाई मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट हैं। मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। लाइए, मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, आप यहीं ठहरें, मैं पलक मारते ही आया। कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। तो बस अब वो नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। पर भाई वो लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। 1 रुपया देकर ये भी एक पाठ पढ़ा। क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए, वो बेहोश हो गया, इसलिए आपके पैसे देने न आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। तुम्हारे घर में कौन है? कोई नहीं, मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई भीकू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। भीखू अहीर का घर पूछ लेना। बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिल जाता। चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो।
मैं पहुंचा दूं? हैं, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। यह रहा साहब। आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। हेलो पंडित जी, तो ये लड़का है? मैंने भी इसे बाजार में देखा है। ऐसा लगता है कि इसके एक पैर की हड्डी टूट गई है। इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। ये गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, ये ईमानदार है। हाँ, तो फिर आप लोगों ने वीडियो को देखा है ना? तो इसमें पूरी जानकारी हमें मिल गई कि बसंत की सच्चाई कहानी का एक पूरा दृश्य आपने वहां पे देखा। तो फिर आप लोगों को मैं गृह कार्य के रूप में सिर्फ 2 ही प्रश्न यहाँ पे दे रहा हूँ। उसको क्या करना है? अच्छे ढंग से आपको लिख कर ले आना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, बसंत ईमानदार लड़का है। बसंत एक ईमानदार लड़का है, तो वो कैसे वो ईमानदार लड़का है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए, ये आपका दूसरा प्रश्न है। आप इन प्रश्नों के उत्तर को बखूबी से अच्छे ढंग से आप लिखकर लाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको बसंत की सच्चाई पाठ अच्छा समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल का नाम कौन सा है? शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जितना हो सके उसको शेयर